नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इतिहास के प्रोफेसर और खेल पत्रकार डॉक्टर स्वरूप वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वाजपेयी जी। डॉक्टर वाजपेयी ने बरसों 35 साल तक कहना चाहिए इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में इतिहास पढ़ाया। इतिहास के बारे में लिखते भी रहे, खेल पत्रकारिता भी करते रहे। खेल हलचल नाम की पत्रिका को 5 साल तक आपने संपादित किया। सैकड़ों लेख आपके खेल के बारे में आ चुके हैं और इतिहास के बारे में आ चुके हैं। आपकी विशेषज्ञता है होलकर कालीन खेल और क्रिकेट। होलकर काल में कौन कौन से खेल प्रमुखता से खेले जाते थे और यह विषय आपने क्यों चुना? अब चूंकि खेल में इंटरेस्ट था, नई दुनिया के माध्यम से, क्योंकि खेल पे लिखता रहा हूं तो इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि खेल को ही क्यों नहीं आधार बनाया जाए अपनी पीएचडी के लिए जी। और उसमें मैंने चुना तो ये लगा कि होलकरों के ज़माने में जो खेल को महत्व दिया गया था वो बहुत ज़्यादा था और खेल इंदौर उन्नति पे भी खेल में था। तब फिर मुझे लगा कि कुश्ती और क्रिकेट यहाँ की विशेषता थी। ये बड़ा विरोधाभास है, कुश्ती ठेठ भारतीय खेल और क्रिकेट ठेठ विलायती खेल, तो दोनों में कैसे सामंजस्य रहा? सामंजस्य, जब राजाओं ने सामंजस्य किया तो अपने सामंजस्य करने में क्या तकलीफ थी जी। जब शिवाजी राव तुकोजीराव शेखर ने कुश्ती पे ज्यादा जोर दिया, तुकोजीराव तृतीय ने क्रिकेट और कुश्ती दोनों को महत्व दिया और यशवंत राव ने पूरे तरह से क्रिकेट को दिया। तो क्या माहौल था कुश्ती का तब? माहौल इंदौर में तो दरबारी कुश्ती थी और दरबारी कुश्ती मतलब ये कि आपको लड़ना है तो महाराजा के गौरव के लिए, इंदौर के गौरव को बढ़ाने के लिए लड़ना है। कहीं से भी बाहर से, कोल्हापुर से पहलवान आ जाए या आपका पंजाब से कोई पहलवान आता है या बनारस से कोई पहलवान आता है, कहीं से भी आए, हमको इंदौर की कुश्ती का मान रखना है और महाराजा की कुश्ती का। तो महाराजा ने पूरी टीम बना रखी थी एक कुश्ती के लिए। कुश्ती के लिए कितने पहलवान होते? बस वो क्रिकेट जैसे 11 पहलवान हुआ करते तो उसमें भी। अच्छा हाँ, और क्रमवार पहलवान रहते? क्रमवार पहलवान में एक विशेष रूप से तो गम्मू पहलवान जो एक थे यहाँ, उनको ज्यादा जोर दिया जाता था। कभी भी कोई बाहर का पहलवान आता था तो गम्मू पहलवान को आगे कर देते थे। वैसे बड़े भवानी पहलवान भी थे, उनको भी आगे कर देते थे हमेशा। हाँ। तो ये अक्सर कुश्ती जीतते थे। जब कुश्ती जीतते थे तो महाराजा की तरफ से बिल्कुल मालामाल हो जाया करते थे। तो कुश्ती का इतना इंपॉर्टेंस, एक शाही होने की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। और उन्हीं के राज में इंदौर में अखाड़े भी पल्लवित पुष्पित हुए। बिल्कुल 12-13 अखाड़े तो उस वक्त थे जो महाराजा के दान और अनुदान पे ही चला करते थे। पहलवानों को व्यक्तिगत जो अनुदान देते थे वो तो देते थे, जो उस्ताद पहलवान तैयार करता था उसको भी राज्य की तरफ से आश्रय मिलता था, पूरा संरक्षण मिलता था। और कितने अखाड़े थे? प्रमुख अखाड़े कौन कौन से? प्रमुख अखाड़ा तो जब सबसे पुराना अखाड़ा तो ये कह सकते हैं हम कि मांगलाल उस्ताद का अखाड़ा जो कड़ाव घाट के पास है। अच्छा। और उसके बाद चंदन गुरु व्यायामशाला भी थी, अपने ब्रिजलाल उस्ताद की व्यायामशाला भी थी और बाद में एक बड़ौदा से आए थे विजय बहादुर उस्ताद की व्यायामशाला, वो 26 छावनी की तरफ स्थित है, वो थी। इस तरह से 13 व्यायामशालाएं यहाँ पे कुल थी उस वक्त। अब तो खैर बहुत सारी खुल गई हैं, जिम भी खुल गए हैं, लेकिन वो बात जो उस जमाने में थी आज नहीं। कैसे ट्रेन करते थे पहलवानों को? अब उस वक्त तो ये ट्रेन करने का यही है कि लाल मिट्टी में लड़ना है। लाल मिट्टी में ही आपको अखाड़े में जाना है तो पहले आपको अखाड़ा खोदना है फावड़ा लेके, और वो मिट्टी ऐसी हुआ करती थी जिसमें छाछ, घी और दूध इस तरह का ये मिश्रण करके कुछ बनाई जाती थी कि बड़ी मुलायम मिट्टी होती थी और उसमें आपको चोट लगने का कोई डर नहीं रहता। उसमें एक भी कंकर नहीं होता था? कंकर नहीं होता था। और मुलायम कर देते थे, ये तेल वेल मिला के, घी मिला के, ये सब मिला उसको मुलायम कर देते थे। तो उसमें किसी तरह का कोई आपको चोट लगने की कोई बात नहीं होती थी। और जो बाहर के भी पहलवान आते थे वो पहलवान भी कभी कभी इन्हीं अखाड़ों में अपना परिश्रम करते थे। ईश्वर झामनानी जी की तेल मिल हुआ करती थी जहां से तेल आता था चंदन गुरु व्यायामशाला ये अपने शास्त्री जी थे, शास्त्री जी ने जमीन दी थी जिनके नाम से शास्त्री कॉलोनी है। अच्छा। उन्होंने चंदन गुरु व्यायामशाला को जमीन दी थी जी। तो उस जमीन के हिसाब से वो झामनानी भी पास में ही थे जी, बड़वाली चौकी पे ही झामनानी का भी वो था। तो उन्होंने उसको वो ये जो सब सप्लाई करने का काम है तेल वेल का, ये वही करते। तो अब क्यों नहीं पहलवान आ रहे इतने आगे? नहीं, अब दरअसल जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उसके हिसाब से पहलवान बिल्कुल आलसी हो गए।
पहलवान आलसी हो गए, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते। मैं तो समझता हूं कि बरसों से यहाँ बुद्धा सिंह पहलवान या छोटे भगवती पहलवान या छोटे रतन पहलवान के बाद कोई भी बड़े वजन में कोई पहलवान ऐसा नहीं निकला। अभी एक रोहित पटेल का अपवाद आप छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी ऊंचे वेट पे कोई भी पहलवान ऐसा नहीं निकला है कि जो बाहर के दंगलों में लड़के और अपने उसको उस्ताद को नाम करे या शहर का नाम रोशन करे। लोग कहते हैं कुश्ती बड़ा खर्चीला खेल है, उसमें बहुत खाने पीने पे खर्च लगता है, पहलवान को रिटर्न का कोई चांस नहीं है। रिटर्न का चांस है बशर्ते कि उतना श्रम भी तो करे। अब सुशील कुमार आज करोड़पति है कुश्ती की वजह से, ज्ञानेश्वर अगर करोड़पति, योगेश्वर दत्त अगर करोड़पति है तो वो कुश्ती की वजह से। अगर निशानेबाजी के विजय कुमार को अगर उतना पैसा मिलता है तो इनको भी उतना पैसा मिल रहा है। और फिर होता यह है कि अगर सरकार आपको ले ले या सरकारें आपको ले लें तो फिर आपका मतलब सारा काम ही उनके ऊपर हो जाता ना। और क्रिकेट की बात क्या थी होलकर काल में? क्रिकेट की बात ये थी साहब की 1945 तक जी ये था कि इंदौर का क्रिकेट में दबदबा था। और आज हम मध्य भारत भी हो गया, मध्य प्रदेश भी हो गया, लेकिन हम आज तक रणजी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। जबकि होलकरों का जो 10 या 11 साल का एक टेन्योर था छोटा सा होलकर क्रिकेट टीम का, उसमें हम 4 बार चैंपियन बने और 6 बार वो रहे रणजी ट्रॉफी। इतने बड़े बड़े खेल संगठन हो गए, इतने पैसे वाले खेल संगठन हो गए, करोड़ों रुपए के स्टेडियम बना लेते हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी मैच नहीं जितवा पाते ही अपने खिलाड़ियों को। तो ये हर जगह वो हो गया कि मेहनत की कमी। ये था कि यशवंतराव होलकर ने होलकर टीम बना दी जी, और नायडू साहब कप्तान थे, सीके नायडू साहब जी। अगर प्लेयर भी किसी को अंदर करना है तो ये महाराजा यशवंतराव होलकर नायडू साहब को गाइड करने नहीं जाते थे। अच्छा, नायडू साहब जो 11 चुनेंगे हाँ, वो 11 खेलेगी रणजी ट्रॉफी में। ये नहीं कि यशवंतराव ने खुद पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे उस जमाने में आप देखिए कि इंग्लैंड से बेट और ड्यूक गेंदें आया करती थी और ये सब महाराजा खर्चा करता था, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें कुछ नहीं था, केवल सपोर्ट करते थे, खेल में हस्तक्षेप नहीं करते। पैसा खर्च कर रहे हैं बाकायदा, हाँ। देखने भी जा रहे हैं मैच उनके, लेकिन कहीं ये नहीं है कि इस प्लेयर को लेना है, इस प्लेयर को नहीं लेना है, ये कहीं नहीं करते थे। आपने खेल पत्रकारिता की वर्षों तक आप खेल पत्रकार रहे, क्रिकेट पे भी आपने बहुत लिखा, लगातार लंबे समय तक लिखते रहे, लेकिन अब तो आप देखिए कि जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो इनका खेल से कोई ताल्लुक नहीं है, जो खेल रिटायर हो चुके कहना चाहिए, और जिनको हिंदी भी नहीं आती, वे टीवी पर कमेंट्री करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? कमेंट्री तो ये है कि अभी एक मेरे से यही प्रश्न पूछा था, तो अगर आप वीवीएस लक्ष्मण को अगर कमेंटेटर बना के बिठा देंगे तो वो खेल के बारे में जानता है, तकनीकी रूप से सक्षम है, रन बहुत से बनाए हैं, लेकिन क्या वो उसका एंकरिंग का काम इस तरह का कर सकता है? शाहरुख खान एंकर बन के आ जाता है, लेकिन जो एंकर हैं वो एंकर हैं। शाहरुख खान केवल उसके नाम के बल पे एंकरिंग कर रहा है आके, तो वीवीएस लक्ष्मण भी वही काम कर रहे हैं, कपिल देव भी वही काम कर रहे हैं। कमेंट्री वो उतनी अच्छी नहीं कर सकते, जो शक्ल दिखा देंगे, तो सुशील दोषी कर सकते हैं, हाँ। वो वीवीएस लक्ष्मण उस स्तर पे ला ही नहीं सकते कमेंट्री। तो फिर ऐसा क्यों है कि इनको क्यों तवज्जो मिलती है? कमर्शियल है, क्रिकेट तो पूरी तरह से कमर्शियल, पूरी तरह से कमर्शियल। और एक्सपर्ट बन के आते हैं, विनोद कांबली आज एक्सपर्ट हैं, शास्त्री के सारे लोग, मतलब आपने और हमने देखा ही है कि विनोद कांबली केवल चीखने चिल्लाने से ताल्लुक रखते हैं, कोई मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक महत्व की कोई बातें कर रहे हो, गुणवत्ता की कोई बातें कर रहे हो, ये कुछ नहीं है। चिल्लाना है और एक दूसरे पे आक्षेप लगाना है, हाँ। ये बातें हैं, इंटरटेन करना लोगों को, क्योंकि चैनल वाले चाहते ही हैं उसे कि ये इस तरह का हो, खलवाड़ बन के बिल्कुल बाल उतार के बिल्कुल आ जाए, चिप्पी करा के और बिल्कुल बकवास कर लें खेल के बारे में। बकवास कराना ज्यादा ही मैं तो समझूंगा कि कामली साहब से तो बकवास ही कराई जाती है। अच्छा, क्रिकेट में भी असल ग्लैमर आ गया, मंदिरा बेदी जैसी महिलाएं आ गई है क्रिकेट के समय। हाँ, तो अब हम यही सोच ले कि नायडू साहब के जमाने में अगर ये बात होती तो क्या होता आप बताइए। वो तो मतलब क्रिकेट खेलने नहीं जाते, ग्राउंड पे मैदान पे जाते नहीं। अगर इस तरह की बात, अगर वो माइक लेके मंदिरा बेदी या वीणा मलिक उनसे कोई क्वेश्चन करने जाती तो वो तो जवाब क्या देते, वो तो भगा देते। मगर आज वही ग्लैमर जो आ गया है, तो वीणा मलिक जो क्रिकेट पे कुछ नहीं जानती है, मगर वो खिलाड़ियों से इंटरव्यू ले रही है, खिलाड़ियों से बात कर रही है। भाई उनके प्रेमी खिलाड़ी रह चुके हैं। अरे प्रेमी खिलाड़ी होना दूसरी बात है, वो खुद कितना क्रिकेट के बारे में जानती थी, ये बताइए। आज भी वो दूसरी बातें कर रही है क्रिकेट को छोड़। तो मतलब ये इस तरह का नहीं है कि
आपने ग्लैमर के हिसाब से खड़ा कर दिया है तो वो क्रिकेट के ज़्यादा जानकार है, आप इससे भीड़ तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो बात है गुणवत्ता नहीं ला सकते, वो खत्म हो गया। खेल की पत्रकारिता का क्या हाल है आज के दौर में? क्या वाकई खेल पत्रकारिता बची है? सूचना के आधार पर खेल चलता है, टीवी पे पहले से बैठे रहते हैं पूर्व खिलाड़ी, और जैसे ही मैच खत्म होता है या किसी की सेंचुरी बनती है तो वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। नहीं, वो भी है, और अखबारों के हिसाब से अगर प्रिंट मीडिया की बात करेंगे तो इस पे भी बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपना कब्जा कर रखा है। वो कॉलम वो खुद अगर नहीं भी लिखें तो उनके नाम से वो कॉलम 30-40 पेपरों में छपता रहता है। और चूंकि गावस्कर का या कपिल देव का या अन्य खिलाड़ियों का एक ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, तो उनको पूछेंगे, किसी छोटे लेखक को इतना इंपॉर्टेंस देने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाजपेयी जी, बहुत से लोग आपको बहुत अच्छा खेल पत्रकार मानते हैं, लेकिन आप किसको अच्छा पत्रकार मानते हैं खेल के मामले में? इंदौर की बात करूं जी, इंदौर में तो ये सच मैं भी नकली करता रहा हूं और अन्य भी वही काम कर रहे हैं। कोई बिल्कुल एक संजीदा या पुख्ता या समीक्षात्मक बातें करना मैं नहीं समझता कि इंदौर में कोई इस तरह का। और अखिल भारतीय स्तर पर नहीं, अब तो अखिल भारतीय स्तर पर इसीलिए नहीं बचे ना कि सारे क्रिकेटर्स ही आ गए मैदान में। जी, अब तो रहे ही नहीं ना। हर्षा भोगले थे, हाँ, लेकिन हर्षा भोगले कमेंट्री करने में उनको फुर्सत नहीं, लिखेंगे क्या? जी, तो इस तरह की बातें हो गई कि ये सब भी पैसे के पीछे सब जाते जा रहे हैं। तो खेल के बारे में, और खेल क्रिकेट को खुद को अब खेल की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कमर्शियल या ब्रांड वैल्यू की जरूरत है। आप क्रिश्चियन कॉलेज में 35 साल से पढ़ा रहे हैं जी। इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज देश का जाना माना कॉलेज है। वहाँ कई ऐसे लोग पढ़ते थे जी। जो आज देश में दुनिया में बड़ा नाम कमा चुके हैं। जी। जैसे किशोर कुमार जी वहाँ पढ़ते थे, गायक किशोर कुमार, सलीम खान साहब जो कहानीकार हैं, फिल्मकार हैं, फिल्म लेखक हैं, वो भी वहाँ पढ़ते थे। हमने सुना है कि आपने उनकी मार्कशीट, उनकी तस्वीरें, सब चीजें निकाल के रखी। जी, जब मैं खुद पढ़ता था 1962-63 में क्रिश्चियन कॉलेज में, तब मैंने सुना था कि किशोर कुमार जी यहाँ पढ़ते थे। जी। और जब मैं खुद पढ़ाने लगा तब भी लोग बाग ये बार बार पूछते थे। हाँ। तो हमने क्या करा कि पुराने रिकॉर्ड्स निकाले, ढूंढे एक बार। जी, जी। तो उसमें 1947-48 की एक पत्रिका मिली, वार्षिक पत्रिका, और किशोर कुमार के जो ओरिजिनल एडमिशन कार्ड था, ओरिजिनल उसकी मार्कशीट थी, ओरिजिनल उसका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट था, उनके पिताजी का लेटर था, ये सब हमको खोजबीन में सामने आ गए। तो ये तो उनके घर वालों के पास भी नहीं है, जो क्रिश्चियन कॉलेज के पास हैं वो कागज तो उनके घर वालों के पास भी नहीं है। और ऐसे ही अभी मतलब जब लता अलंकरण पे सलीम खान साहब को सम्मानित किया गया था तो मुझे मालूम था, और मैंने देखा भी है कि सलीम खान क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े। तो मैंने पता लगाया तो 1958 में वो क्रिश्चियन कॉलेज में 1 साल पढ़े हुए हैं, और चूंकि क्रिकेट खेलते थे इसलिए होलकर कॉलेज छोड़ के वो क्रिकेट खेलने के हिसाब से क्रिश्चियन कॉलेज में आए थे। राज सिंह डूंगरपुर जी पढ़े जी, ये भी क्रिश्चियन कॉलेज में 58 में थे। अच्छा। हाँ, आज मतलब अभी जो ख्यात अपने समीक्षक और लेखक हैं सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी, वो क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े। तो इस तरह का मतलब रमेश भाटिया क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा, नरेंद्र मेनन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा। तो ये बहुत से खिलाड़ी, और खिलाड़ी क्या मतलब ममता कालिया, प्रभाकर माचवे, रमेश बख्शी जैसे सिद्धहस्त लेखक क्रिश्चियन कॉलेज में थे, और 4-5 साल रहे, और वहीं पढ़ के उन्होंने अपना बेस बनाया। उस जमाने में थी इस तरह की बातें। हाँ, हाँ। कि जिससे आदमी चाहे तो उस प्रांगण से, वेद प्रताप वैदिक भी यहीं से निकले हुए हैं और यहीं से उभरे जी। डिबेटर बहुत अच्छे थे और यहीं से उभर के गए वो आगे। दिल्ली में उन्होंने अपना जलवा बनाया। तो क्या क्रिश्चियन कॉलेज में उसकी गरिमा क्यों कम हो गई, या उसका ग्लैमर क्यों कम? नहीं, गरिमा कम तो नहीं हो गई, ये कहना चाहिए। दरअसल शैक्षणिक जो दुकानदारियां हैं जी, वो ज्यादा डेवलप हो गई। तो उसमें भी वही है कि लोगों का, विद्यार्थियों का अट्रैक्शन अब उन चीजों पे है कि जो शिक्षा के इतर चीजें जी। शिक्षा की गुणवत्ता पे न तो टीचर ध्यान दे पा रहा है और न विद्यार्थी खुद चाहते हैं कि उनको इस तरह का बनाया जाए कि करें। डॉक्टर स्वरूप वाजपेयी, आप रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी भी पढ़ाते हैं। अब आपकी दिनचर्या क्या चलती रहती है? दिनचर्या बस ये है कि सवेरे 10 बजे मैं क्रिश्चियन कॉलेज पहुंच जाता हूँ, और 1-1:30 बजे तक मैं वहीं रहता हूँ। इसके बाद फिर खाना खा के थोड़ा आराम करता हूँ,
और शाम को अभी तक तो मैं नई दुनिया जा रहा था, तो रात को 11 बजे आता था वहाँ से, और उसके बाद फिर विश्राम का मौका आ जाता तो थोड़ा टीवी भी देख लेता हूँ। हाँ, और अभी भी आपका पढ़ना लिखना जारी है? हाँ, पढ़ना लिखना जारी, अभी बिल्कुल जारी। आप हमारे स्टूडियो पधारे हमारे आग्रह पर, इतने कम समय में आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी उज्जवल जीवन के लिए शुभकामनाएं हमारी, आप सतत सक्रिय बने रहें। न्यूज मेकर्स का ये कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं, YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।